हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फॉर यू पर। आज से मैं आपके लिए आधुनिक भारत की नई सीरीज लेकर आया हूं जो अलग अलग एग्जाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है द अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, तो हम इसे समझते हैं मैप के माध्यम से। इस मैप को आप ध्यान से देखें। अगर हम इस मैप को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा देश भारत है और यहाँ पर क्या है, यूरोप के देश हैं। ठीक है, अब ध्यान दें, अगर यूरोप के देशों को अगर भारत में प्रवेश करना है तो भारत में प्रवेश करने के लिए उनके पास सबसे उत्तम उस समय रास्ता हुआ करता था ये, यानी कि उन्हें अरब के रास्ते से भारत आना होता था। ठीक है, अब ध्यान दें, उससे पहले क्या होता है, अरब के लोग भारत से चीज़ों का व्यापार करते हैं और अधिक दामों में उन्हें कहाँ बेचते हैं, यूरोपीय कंट्रीज में, यानी यूरोप के देशों में। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान कौन है, यूरोप के लोग। तो वही चाहते हैं कि कोई एक ऐसा रास्ता हमें मिले जिससे अरब के देशों के मध्य जो व्यापार का सिस्टम बना हुआ वो है समाप्त हो जाए। ठीक है, तो इससे रास्ता ढूंढने के लिए पुर्तगाल के लोग, अलग अलग देशों के लोग कोशिश करते हैं कहाँ आने की, भारत आने की। तो आपको मुख्य कारण ध्यान रखना है। मुख्य कारण क्या था, अरबों का वर्चस्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इस टॉपिक की सामान्य जानकारी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। इनका मुख्य उद्देश्य था मसालों का व्यापार। क्या मुख्य उद्देश्य था, मसालों का व्यापार। ठीक है, तो 1498 से पहले अरब देश भारत से मसाले खरीदकर पूरे यूरोप में महंगे दामों पर बेचते थे। ठीक है, जैसे हमने अभी समझ लिया है, उस समय यूरोप से भारत जाने के लिए कोई समुद्री मार्ग नहीं खोजा गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर यूरोप से भारत आने के लिए कोई समुद्री रास्ता नहीं है तो जाहिर सी बात है यूरोप के लोगों को भारत में वस्तुएं खरीदने के लिए किस पर निर्भर होना पड़ेगा, अरब देशों पर। और ठीक है, उसके बाद ध्यान दें, केवल यूरोप वासी अरब होते हुए ही भारत आ सकते थे। अब अगर उन्हें भारत आना है, समुद्री रास्ता नहीं है, तो केवल अरब के जो निवासी हैं, सॉरी यूरोप के जो निवासी हैं, वो अरब के रास्ते ही भारत आ सकते थे। लेकिन यूरोपीय देशों को भारत से व्यापार करने में अरब देश बाधा उत्पन्न करते थे, अलग अलग तरीके के टैक्स लगाते थे, उन्हें परेशान करते थे। ठीक है, तो यूरोप वासियों ने भारत जाने के लिए एक अन्य रास्ता खोजने की बहुत कोशिश की। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली कोशिश जो है किसके द्वारा की जाती है, तो पहली कोशिश की जाती है स्पेन के नाविक कोलंबस के द्वारा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कोलंबस निकलते हैं भारत की खोज में और 1492 में वो है किसकी खोज कर देते हैं, अमेरिका। तो याद रखिएगा, भारत खोजने निकले थे क्रिस्टोफर कोलंबस, तो 1492 में किसकी खोज कर देंगे, अमेरिका की। ठीक है, उसके बाद जब भारत नहीं मिलेगा उन्हें, या भारत के लिए समुद्री रास्ता नहीं मिलेगा, तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में भारत के लिए निकलेंगे, या उससे पहले निकलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, भारत के लिए सबसे पहले समुद्री मार्ग खोजने के लिए किसे भेजा गया था, क्रिस्टोफर कोलंबस को। उसके बाद कौन आया, वास्को डी गामा। तो आपको ध्यान रखना है, वास्को डी गामा ने भारत जाने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, और कब की थी, 1498 में की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए कि पुर्तगाली कंपनी का आगमन, भारत आने वाली पहली यूरोपीय पुर्तगाली थे। तो आपको ध्यान रखना है, भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी का नाम क्या है, पुर्तगाली। ठीक है, तो यूरोप के जो लोग सबसे पहले भारत आए वो कौन थे, पुर्तगाली थे। और सबसे पहले भारत आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था, तो वास्को डी गामा। तो आपको ध्यान रखना है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था, वास्को डी गामा था, जो कब आए थे, 1498 में आए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको विस्तार से इस चीज की जानकारी दी जाती है कि वास्को डी गामा पहले पुर्तगाल से केप ऑफ गुड होप अफ्रीका पर पहुंचे, उसके बाद केप ऑफ गुड होप से कालीकट पहुंचा। तो आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछ सकते हैं,
सबसे पहले वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा? यह पहुंचा केप ऑफ गुड जाफ जो अफ्रीका में है। उसके बाद ये कहाँ पहुंचा? केप ऑफ गुड होप, और यहाँ से कहाँ आया? हमारे देश भारत। और याद रखना आपको, भारत में भी कहाँ पहुंचा? तो कालीकट पहुंचा। ठीक है, आपको ध्यान रखना उस समय कालीकट का राजा कौन हुआ करता था? राजा जैमोरिन। तो राजा जैमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा कालीकट होते हुए भारत पहुंचा और कालीकट के राजा जैमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। ठीक है, वास्को डी गामा जब वापस पुर्तगाल गया तो जहाज़ों में भरकर क्या ले गया? मसाले। हम सभी जानते हैं केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है और केरल में बड़ी मात्रा में अलग अलग प्रकार के मसालों की खेती की जाती है। जब वास्को डी गामा वापस लौट रहा था पुर्तगाल तो अपने साथ वो अलग अलग प्रकार के मसाले जहाज में भरकर ले गया, और जब उसने इस मसालों को अपने यूरोपीय क्षेत्र में बेचा तो उसे 60 से 64 गुना का मुनाफा प्राप्त हुआ था। आप समझ सकते हैं यूरोप के देशों में मसालों की कितनी कमी है और कितनी ज़्यादा उस समय डिमांड हुआ करती थी। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत दूसरी बार कब आया था? आपको ध्यान रखना है, वास्को डी गामा भारत दूसरी बार कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत दूसरी बार आया था 1502 ईस्वी में। ठीक है, चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन आपके सामने है कि भारत में पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री कब और कहाँ खोली गई? तो आपको ध्यान रखिएगा, जब दूसरी बार वास्को डी गामा भारत वापस आया 1502 में, तो उस समय तक पूरे पुर्तगाल में यह बात प्रसिद्ध हो चुकी थी कि भारत में अलग अलग प्रकार के मसाले पाए जाते हैं और उनकी कीमत बहुत कम है। हम उन्हें यूरोप में बेचकर बहुत मुनाफा खरीद सकते हैं, कमा सकते हैं। इसलिए भारत में पुर्तगालियों द्वारा एक फैक्ट्री खोली जाती है, जो कहाँ खोली जाती है तो आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, ये कहाँ खोली गई थी? ये कोचीन में खोली जाती। कब? 1503 में। ठीक है, चलिए अब जब फैक्ट्री खुल चुकी है, सिस्टम बन चुका है, तो आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे फैक्ट्री को, इस पूरे तंत्र को चलाने के लिए कुछ गवर्नर या वायसराय भारत भेजे जाएंगे। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो एग्जाम में पूछा जाता है भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। याद रहेगा कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। ठीक है, तो अल्मीड़ा जो है, अल्मीड़ा ने भारत में दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो कुन्नूर में। आपको ध्यान रखना है, भारत में दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री लगाने वाला फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने हिंद महासागर में अपना पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसे कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या कहते हैं? नीले पानी की नीति। पेपर में कई बार पूछा गया है। ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध किससे है? पुर्तगालियों से है, और उनके किस वायसराय से था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से था। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना, इसी के समय उसी क्षेत्र में चोल युद्ध हुआ था 1508 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, चोल का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो कब? 1598 में हुआ था। किस किस के बीच? संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े मिस्र, तुर्की एवं गुजरात और अल्मेड़ा के मध्य हुआ था। सीधी बात है, जब इसका हिंद महासागर पर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है तो उस क्षेत्र के जो और व्यापारी थे वो किसके साथ लड़ेंगे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के साथ। और इस युद्ध को क्या कहा गया? चोल का युद्ध 1508। और इस युद्ध में कौन विजयी हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, चलिए इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के बाद भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भेजा जाता है किसे? अल्बुकर्क को। तो आपको पेपर में पूछा जाएगा दूसरा पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। और ध्यान रखिएगा, इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। देखें, अल्मीड़ा भारत आया, उसने फैक्ट्रियां खोली, सब कुछ किया, लेकिन वास्तविक रूप से भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन होगा? अल्बुकर्क होगा। सबसे पहले ये बड़ा काम क्या करेगा? सबसे पहले क्या करेगा? ये कोचीन को अपनी राजधानी बनाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है 1510 में गोवा के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लेगा। पहली बात क्या किया इसने? कोचीन को अपनी राजधानी बनाया। गोवा को बीजापुर के शासक आदिल शाह से छीन लिया। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है, आज़ादी के बाद 1961 में ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया गया था। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा वायसराय
कृष्णदेव राय से घोड़ों का व्यापार किया करता था। तो कौन किया करता था? अल्बुकर्क, याद रहेगा। तो अल्बुकर्क ने भारत में कृष्णदेव राय जी के साथ घोड़ों का व्यापार किया था। ठीक है। उसके बाद एग्जाम में पूछा जाएगा किस वायसराय ने भारतीय स्त्रियों से विवाह की नीति अपनाई थी? तो यह नीति अपनाने वाला कौन था? अल्बुकर्क, पुर्तगाल का दूसरा गवर्नर। ठीक है। उसके बाद पेपर में पूछा जाता है किसने 3G मॉडल चलाया था? 3G मॉडल का मतलब है गोल्ड और ग्लोरी। तो गोल्ड और ग्लोरी, ये 3G मॉडल चलाने वाला कौन था? अल्बुकर्क था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके सामने तीसरे गवर्नर का नाम लिखा हुआ नीनो डी कून्हा। ठीक है। तो पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर कौन था? नीनो डी कून्हा। तो हमसे पूछा जाएगा पुर्तगालियों का पहला गवर्नर, तो अल्फांसो डी अल्मेडा। दूसरा गवर्नर कौन था? वो जो जिसे हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं, अल्बुकर्क। और तीसरा कौन? नीनो डी कून्हा। इससे एग्जाम में पूछा जाता है इसने 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बनाया, 1534 में बेसिन पर अधिकार किया, 1535 में दीप पर अधिकार किया और 1559 में दमन पर अधिकार किया। इसके बाद इसने बंगाल के हुगली पर भी अधिकार कर लिया था। तो इससे इतना ही पूछा जाता है पेपर में, किसने गोवा को राजधानी बनाया था? तो तीसरे पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कून्हा ने बनाया था। ठीक है। अब ध्यान दें, जब पुर्तगाली अपने साथ आए, कहाँ से आए थे? वो यूरोप से आए थे। और भारत किस महाद्वीप में निवास करता है? एशिया में। तो कुछ ऐसी चीजें वो अपने साथ यूरोप से भारत लेकर आए थे जो पहले से भारत में उपस्थित नहीं थी। तो कुछ फैक्ट है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पढ़ें। सबसे पहले भारत आने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थे? पुर्तगाली थे। और सबसे बाद में जाने वाली यूरोपीय शक्ति भी कौन थे? पुर्तगाली था। आपको ध्यान रखना है 1498 में पहला व्यक्ति कौन आया? वास्को डी गामा। और ऑपरेशन विजय के माध्यम से इन्हें गोवा से अंत में भगाया जाता है 1961 में। ठीक है। उसके बाद पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ खोली गई? कोचीन में खोली गई। और मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में पूछा गया है भारत में तंबाकू टबैको की खेती की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? तो टबैको की खेती की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम करने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली था। आपको ध्यान रखना है भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती कौन ने शुरू की थी? तो पुर्तगालियों ने शुरू की थी। उसके बाद पहली बार भारत में जहाज निर्माण की कला किसकी? आपको ध्यान रखना है भारत में पहली बार जहाज निर्माण की कला को लेकर आने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली। पेपर में पूछा जाता है भारत में जहाज निर्माण की कला लाने वाले किस देश के नागरिक थे? तो पुर्तगाली। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में किसने की है? पुर्तगालियों ने। याद रखिएगा पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में खोली गई थी। ठीक है। याद रहेगा क्या क्या लेके आए? तंबाकू की फैक्ट्री, तंबाकू खेती शुरू की गई, जहाज निर्माण की कला, प्रिंटिंग प्रेस। और भारत में गौथिक स्थापत्य कला की शुरुआत भी किसने की थी? तो पुर्तगालियों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। आपने देखा होगा जो गिरजाघर होते हैं, जो चर्चेस होते हैं, वो किससे शैली में बने होते हैं? गौथिक स्थापत्य कला द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। चलिए और कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो पुर्तगालियों से संबंधित हैं। पुर्तगालियों ने अपनी एस्ट्राडो द इंडियन नौसेना के बल पर हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। तो आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में टाइप करिएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी लाने वाला वायसराय कौन था। उसके बाद देखें पुर्तगालियों ने कार्य अर्मादा काफिला पद्धति का प्रयोग कर हिंद महासागर पर कारतेन नामक टैक्स लागू कर दिया था। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। कारतेन नामक टैक्स किसने लगाया था? पुर्तगालियों ने। ठीक है। और पुर्तगालियों के बिना परमिट के भारतीयों को भी हिंद महासागर में प्रवेश वर्जित था। समझें, पुर्तगाली यूरोप से आते हैं, भारत में बसते हैं और भारत में व्यापार करते हैं। और भारत के क्षेत्र के हिंद महासागर में अब भारत के नागरिकों को भी मछली पकड़ने या यात्रा करने के लिए किसका परमिट लेना होगा? पुर्तगालियों का। किसका परमिट लेना होगा? पुर्तगालियों का। ठीक है। उसके बाद ध्यान दें उस समय के मुगल सम्राट शाहजहां ने 1632 में हुगली को पुर्तगालियों से छीन लिया था। पेपर में पूछ सकते हैं हुगली को कंट्रोल किसने किया था? नीनो डी कून्हा ने। और इसे छीना किसने? शाहजहां ने। ठीक है। उसके बाद अकबर के दरबार में आने वाले दो पुर्तगाली ईसाई पादरियों के नाम पूछ सकता है, पादरी मासरेट तथा फादर एका बीबा। एग्जाम में पूछ सकते हैं किस मुगल सम्राट के समय पुर्तगाली ईसाई पादरी
मुगल सम्राट के दरबार में पहुंचे थे, तो किस कहाँ के थे वो? पुर्तगाल के थे। और कौन कौन थे? मार्सरेट और एका रीवा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। पुर्तगालियों के बाद भारत आने वाली दूसरी यूरोपियन कंपनी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, अब आपको ध्यान कर रखना सबसे पहले तो डच हॉलैंड के निवासी थे, और हॉलैंड को आज हम नीदरलैंड कह रहे होते हैं, याद रखिएगा। डच ही नीदरलैंड है और डच ही हॉलैंड था। और भारत आने वाला पहला डच यात्री था कॉर्नेलियस डी हाउटमैन। कौन था? कॉर्नेलियस डी हाउटमैन, जो 1596 में भारत आया था। ठीक है, उसके बाद ध्यान दें, डचों ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम 1605 में स्थापित किया था। पेपर में पूछ सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के। भारत आने वाला पहला डच यात्री कौन था? कॉर्नेलियस डी हाउटमैन था। डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? मसूलीपट्टनम में। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602। पेपर में पूछा जाता है। डचों की जो कंपनी है उसकी स्थापना कब हुई? 1602 में हुई। ठीक है, उसके बाद ध्यान क्या रखना है आपको, बेदरा का युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ था? याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध है कि बेदरा का युद्ध हुआ डचों और अंग्रेजों के मध्य। और इस युद्ध में कौन हार जाते हैं? डच। जैसे ही युद्ध में हारते हैं, इनका भारत से सफाया हो जाता है और अंग्रेजों का प्रभुत्व आगे बढ़ेगा। याद रखिएगा, बेदरा का युद्ध 1759 डच और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है, ध्यान रहेगा। बेदरा का युद्ध कब हुआ? डचों और अंग्रेजों के मध्य हुआ 1759 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पुर्तगाली डचों के बाद भारत में प्रवेश करते हैं कौन? अंग्रेज। तो आपको ध्यान रखना है, अब कौन आए? अंग्रेज। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती 1600 ईसा पूर्व में। कब होती है? 1600 ईसा पूर्व में। उस समय ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, और भारत का बादशाह था अकबर। तो आपको पेपर में पूछा जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में शासक कौन था? अकबर था। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है, 31 दिसंबर 1600 को कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों तक भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। एग्जाम पूछा जाएगा, महारानी विक्टोरिया ने कितने वर्षों के लिए व्यापार की परमिशन दी थी? 15 वर्षों की। अगले ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस को, देखें ध्यान दें, उस कुछ समय पश्चात इंग्लैंड के नए राजा जेम्स प्रथम ने राजदूत के रूप में कैप्टन विलियम हॉकिंस को भारत भेजा। और उस समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर। याद रहेगा, मुगल बादशाह अकबर के दरबार में आने वाला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। ठीक है, लेकिन अकबर के दरबार में वो नहीं पहुंच पाएगा। वो किसके दरबार में पहुंचेगा? जहांगीर के। क्वेश्चन पूछते हैं, मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस था। ठीक है, पहुंचाया किसने था? जेम्स प्रथम ने अकबर का फरमान लेकर भारत भेजा था, पर पहुंचा किसके समय? कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के समय पहुंचते हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री या कारखाना सूरत में स्थापित किया था। याद रहेगा, कहाँ? सूरत में। अंग्रेजों की तैयार की गई पहली फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। ठीक है, अंतर है क्वेश्चन में, पहली फैक्ट्री कहेगा तो सूरत। और भारत में मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होगा? ब्रिटिश कंपनी को शाही फरमान या कुछ छूट दे दी जाएगी। ध्यान दें, जेम्स प्रथम के दूसरे दूत का नाम था टॉमस रो। तो 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। ठीक है, 1632 में गोलकुंडा के राजा से कंपनी को सुनहरा फरमान प्राप्त होता है, जिसके तहत गोलकुंडा के कई स्थानों पर कंपनी को अपना व्यापार स्थापित करने की परमिशन दी जाती है। ध्यान रखिएगा, दूसरा राजदूत कौन आया जहांगीर के दरबार में? सर टॉमस रो। और 1632 में गोलकुंडा के राजा से कंपनी को सुनहरा फरमान प्राप्त होता है। इसका अर्थ है वो गोलकुंडा के सभी क्षेत्रों में व्यापार कर सकते हैं। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखशियार कंपनी को शाही फरमान दे देते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान दिया था? फर्रुखशियार में। ठीक है, 3000 रुपए की वार्षिक टैक्स के रूप में बंगाल में मुक्त व्यापार करने की आज्ञा। याद रखिएगा, फर्रुखशियार कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर देता है। उसके बाद
1000 रुपये की वार्षिक कर के रूप में संपूर्ण सूरत पर अंग्रेज मुक्त व्यापार कर सकेंगे। यह किसमें कहा गया है? शाही फरमान में। उसके बाद क्या कहा जाएगा? कंपनी द्वारा बंबई में ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति दी गई। तो आपको ध्यान रखना है, संपूर्ण भारत में मुगल साम्राज्य में किसके सिक्के चलाए जाएंगे? बंबई के। ठीक है। यह मिशन जॉन सरमन के नेतृत्व में भारत आया था। इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे किसने चालू किया था? फर्रुखशियार ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है क्या? 1661 में ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन मियो का विवाह होता है, जिसमें दहेज के रूप में 1661 में मुंबई को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दे दिया। 1668 में अंग्रेजों ने बंबई 10 पाउंड पर किराए पर कंपनी को दे दी। तो आपको ध्यान रखना है, चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह होता है। उनके विवाह के उपलक्ष्य में भारत की भूमि, जैसे हम मुंबई कह रहे हैं, बम्बई कह रहे हैं, ये पुर्तगाली दहेज के रूप में किसे देते हैं? चार्ल्स को। समझ रहे हैं आप? भारत की भूमि है, विवाह दो कंपनियों का या दो अलग अलग देशों के राजा रानी का हो रहा है, और दहेज में क्या दी जा रही? भारत की भूमि बम्बई को। और इसे चार्ल्स 10 पाउंड वार्षिक दर पर कंपनी किराए पर दे देगा। इसके बाद अंग्रेजों ने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में अपने व्यापार की शुरुआत की और उन्हें अपना केंद्र बनाया। बम्बई में स्थापना की किसकी? फोर्ट सेंट जॉर्ज की। कलकत्ता में स्थापना की फोर्ट विलियम की। और पांडिचेरी में खोला फोर्ट लुई नामक किला। याद रहेगा, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और पांडिचेरी में फोर्ट लुई। तो आप समझ पा रहे होंगे, अंग्रेज धीरे धीरे यूरोपीय शक्तियों से लड़ाई करके, उन्हें समाप्त करके और भारत के राजाओं से मित्रता करके और उनसे शाही फरमान जारी करवा के उनसे परमिशन लेकर भारत में अपने पैर मजबूत कर रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आप ध्यान दें, महत्वपूर्ण घटनाएं जिनसे अंग्रेजों का वर्चस्व भारत में हुआ। सबसे पहली घटना क्या थी? चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन का विवाह। इससे क्या होगा? जिससे पुर्तगाली बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे और इनका अंग्रेजों से लड़ाई समाप्त हो जाएगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या होगा? फर्रुखशियार का शाही फरमान, जिससे इन्हें बंगाल और सूरत में व्यापार की मुक्त अनुमति प्राप्त हो गई। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है? उसके बाद सबसे बड़ी घटना थी प्लासी का 1757, जिसमें अंग्रेज बंगाल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। प्लासी की लड़ाई में, और इस लड़ाई में अंग्रेज कैसे पराजित करते हैं? नवाब सिराजुद्दौला को। उसके बाद ये 1759 में बेदरा के युद्ध लड़ते हैं, जिसमें डचों को हरा देते हैं। ठीक है। उसके बाद ये 1760 में बॉन्डीबॉस की लड़ाई में फ्रांसीसियों को हरा देते हैं। ठीक है। याद रहेगा, चार्ल्स और कैथरीन के विवाह के साथ पुर्तगालियों से लड़ाई समाप्त हो जाती है। फर्रुखशियार का शाही फरमान बंगाल और सूरत में ट्रेड की अनुमति प्रदान करता है। प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद बंगाल पर इनका अधिकार हो जाता है। 1759 में यह बेदरा के युद्ध में जैसे ही डचों को पराजित करते हैं, डच भारत से चले जाते हैं। 1760 में निर्णायक युद्ध के समय बॉन्डीबॉस की लड़ाई में फ्रांसीसी कंपनी को हरा देते हैं और फ्रांसीसी भारत से चले जाते हैं। ठीक है। और 1764 में बक्सर के युद्ध में मुगल बादशाह शाह आलम के समय, ठीक है, इस युद्ध में सभी भारतीय राजा हार जाते हैं। इलाहाबाद की संधि होती है और इससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की अंग्रेजों को दीवानी प्राप्त होती है। इस समय अंग्रेजों की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। ये सभी घटनाएं ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने अंग्रेजों को भारत में मजबूत स्थिति प्रदान करने में सहायता की। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरी कंपनी जो भारत आई, उस कंपनी का नाम क्या है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज और अब फ्रांसीसी। ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। उस समय फ्रांस का सम्राट या फ्रांस का राजा कौन था? लुई 14वां। पेपर में पूछा जाता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14वां। पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री 1668 में सूरत में खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी बेटा? सूरत में। 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री खोली गई। 1673 में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया था। आपको ध्यान रखना है कि आज़ादी के बाद भी पांडिचेरी पर किसका अधिकार था? फ्रांस का। और 1664 में सेना ने
पांडिचेरी को सेना ने फ्रांसीसियों से मुक्त कराया था। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें याद क्या रखना है कि अब अंग्रेज और किसके भी संघर्ष हुआ, फ्रांसीसियों के मध्य, तो इसे कहा जाता है कर्नाटक युद्ध। तो आपको ध्यान रखना है कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब होगा, 1746 से 1748 के बीच। इसका कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। तो पेपर में पूछा जाता है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था। इस संधि का नाम पेपर में कई बार पूछा गया है। इस संधि का नाम था ए ला सापेल की संधि। क्या नाम था, ए ला सापेल की संधि। इसी समय पांडिचेरी की गवर्नर डुप्ले ने मद्रास अंग्रेजों से छीन लिया था। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है कि डुप्ले किसका गवर्नर था, फ्रांसीसियों का, और उसने क्या छीन लिया था, तो पांडिचेरी को, मद्रास को अंग्रेजों से छीन लिया था। ठीक है। उसके बाद पेपर में पूछा जाएगा सेंट थॉमस का युद्ध कब हुआ था, 1748 में। किस किस के बीच, फ्रांसीसियों और अनवरुद्दीन के बीच। तो पेपर में पूछा जाएगा, बड़ा ही छुपा सा युद्ध है कि सेंट थॉमस का युद्ध कब हुआ, 1748 में। कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे। उसके बाद हमें पढ़ना होता है क्या, कर्नाटक का दूसरा युद्ध, जो कब होगा, 1749 से 1754 के बीच हुआ था। कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारियों के लिए दो गुटों का निर्माण हुआ। और कर्नाटक का दूसरा युद्ध किस संधि समाप्त हुआ, पांडिचेरी की संधि 1755। पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पांडिचेरी की संधि से कौन सा युद्ध खत्म हुआ, तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध। उसके बाद शुरू होता है कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ये कब से कब तक चला, 1756 से 1763 तक। इसका कारण था यूरोप में सप्तवर्ष युद्ध का चलना, और यह युद्ध समाप्त होगा पेरिस की संधि से। तो पहला कर्नाटक युद्ध किस समाप्त हुआ, एला सापेल की संधि। दूसरा कर्नाटक युद्ध किस समाप्त हुआ, पांडिचेरी की संधि। और तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त होगा पेरिस की संधि से। ठीक है। चलिए, उसी समय एक युद्ध और लड़ा जाना था जिसका नाम था बॉन्डी वॉर्स की लड़ाई, 1760। इस युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति था जनरल आयरकूट और फ्रांसीसी सेनापति था काउंट लाली। और इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं और भारत से फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम एक साथ सभी कंपनियों की स्थापना फिर से रिवीजन करेंगे। जैसे डेनिश ईस्ट सॉरी कुछ कंपनियां और थी जो भारत में आई थी, जैसे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई कब, 1616 में। और भारत में पहली डेनिश फैक्ट्री कहाँ खोली गई, तंजौर, 1620 में खोली गई थी। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई इंडिया में 1731 में। तो पेपर में पूछा जाएगा कि कौन सी कंपनी ने सबसे अधिक चाइना से व्यापार किया, तो स्वीडिश ने। सबसे बाद में भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी थी स्वीडिश यूरोपियन कंपनी। याद रहेंगे, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, 1616 में। इसकी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, तंजौर ने। और सबसे ज्यादा चीन से व्यापार किसने किया, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है। चलिए, अब हम एक साथ जान लेते हैं कि किस कंपनी ने कहाँ अपनी पहली फैक्ट्री खोली। तो पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, कोचीन में। डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ खुली, मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ खुली, सूरत में। और डेनिश की पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, तंजौर ने। और पहली फ्रांसीसी कंपनी की फैक्ट्री कहाँ खुली है, सूरत में। याद रहेगा, पुर्तगालियों की कोचीन में, डच की मसूलीपट्टनम में, अंग्रेजों की सूरत में, और डेनिश तंजौर में, और फ्रांसीसी सूरत में। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है।